सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे कोरोना के बाद टिड्डी दल का हमला, सियासत में इल्जाम तराशी का मुकाबला, काबीना और ब्यूरोक्रेसी में नया जल्जला, पंजाब में बड़ी तब्दीलियों का हो गया फैसला, तैयारी की तबाही किसकी कोताही, हफ्ते बाद भी लाशों के लिए दुहाई, नवाज शरीफ के लिए खतरे की नई घंटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। कोरोना के वार जारी हैं मुल्क में और हलाकतों की तादाद बढ़ रही है और रिकॉर्ड इजाफा भी हो रहा है, ना सिर्फ मरीज़ों में बल्कि हलाकतों में भी। ये तशवीशनाक सूरत हाल है और तमाम हुकूमतें, सूबाई वफाकी हुकूमत इस पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुख्तलिफ अस्पतालों में खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जगह कम पड़ सकती है जिस तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं। अभी सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत में इल्ज़ामात का सिलसिला थमा नहीं था ये कोरोना की वबा को लेकर कि अब टिड्डी दल के हमलों की वजह से फिर दोबारा एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि वफाक कोई मदद नहीं कर रहा। हम काफ़ी अरसे से कह रहे हैं कि टिड्डी दल के हमलों की वजह से खुराक का मुल्क में बहरान पैदा हो सकता है और सिंध को इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 451 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है, पूरे मुल्क को 600 अरब का नुकसान हो सकता है ज़राअत को। और इसके अलावा खुदा न खास्ता कहत की सूरत हाल भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क को कहा जाता है और हम तो इस बात पर भी शुक्र करते हैं कि चले खुराक तो अपनी किसी हद तक हम खुद बना रहे हैं, लेकिन टिड्डी दल इस कदर ख़तरनाक है कि ये एक दिन में ये कीड़ा 170 किलोमीटर तक सफ़र कर लेता है। और अब तक ये कहा गया है शरी रहमान साहिबा की तरफ से, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं, कि 1,40,000 एकड़ रकबे को ये तबाह कर चुका है ये कीड़ा। अब क्या किया जाना चाहिए, इस पर जो वज़ीर हैं फ़खर इमाम साहब ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के, वो कह रहे हैं जिस पर हम इक़दाम कर रहे हैं। हकीकत क्या है, आज सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल है और आप ज़राअत को भी समझते हैं कि ये इतना बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कि यहाँ तो अब ज़राअत को इससे बड़ा ख़तरा नहीं था पाकिस्तान में, जो इस के हमले की वजह से टिड्डी दल। मगर जहाज़ कह रहे हैं जी 20, फ़खर इमाम साहब का जो बयान है आपके सामने ही होगा कि वो कह रहे हैं जी 20 जहाज़ हमारे पास होते थे, अब तो ख़त्म हो गए हैं, 2 ही हैं। तो फिर वो इतने सुकून से कैसे बैठे हैं, कैसे स्प्रे होगा इतने बड़े मुल्क में, किस तरह इसका मुकाबला करेंगे? उसामा साहब, मैं तो परेशान भी हूँ, हैरान भी हूँ। और जो ज़राअत के वाले से बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के चैनल के बेशतर जो टॉक शोज़ हैं, चूँकि ज़ाहिर बात है एलीट क्लास के लोग बैठते हैं, हम गांव देहात से उठ के हैं, डोगर साहब का बैकग्राउंड, बेशक हम शहरों में आ गए हैं, लेकिन हमने मिट्टी से आए हैं। हमने अपने आबाओ अजदाद को देखा है, हमने अपने जो भी लोग हैं काम जो करते हैं वहाँ पे, जो फार्मर है, जो किसान है, जो उनकी मुश्किलात हैं, जिस तरह कहते हैं ना हमारी घुट्टी के अंदर शामिल है। लेकिन इनकी बदकिस्मती है, ना असम्बलियों में जो आवाज़ है और ना टॉक शो में कभी जो आवाज़ आई है, ये एक बदकिस्मती है। यानी मीडिया पर आएगी बात तो ही कुछ होगा कि कोई मसला है। नहीं, फिर क्या होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे क्या आएगा? आपको पता है ये हमारे मुल्क के अंदर टिड्डी दल का तो मुकाबला हम कर सकते हैं, लेकिन जो करप्शन का टिड्डी दल है ना, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। आप कहेंगे कैसे? खुद कह रहे हैं फ़खर इमाम साहब, क्या कह रहे हैं कि 1990 में 20 जहाज थे जी, और 17 साल बाद ये बीमार आया है हमला जी, 27 बरस बाद, 27 बरस बाद। अब अंदाजा लगाएं, 27 बरस तक ये नहीं था नहीं। और बजट भी और 20 जहाज थे। आज ये आया है तो जहाज 2 हैं, जरा दादो शुमार निकालेंगे तो पैसा वही निकले। ये एक टिड्डी दल का ये हमला हो गया। तो वो कह रहे हैं 50 अरब रुपए हमने रख दिया है। आप ये, और मुझे मेरे ऐसे दिल खून के आंसू रो रहे हैं। सब्सिडी किसको जाती है? कार्टलाइजेशन को, माफिया को नहीं, मुझे किसान को, आपको मिली, डॉक्टर साहब मिलेगी। और भाई वो तो एक बड़ा खांचा है। अच्छा, ये तो एक और बदकिस्मती है। जो 1,40,000 एकड़ रकबा है, 2 टिड्डी दल हैं, एक सब्सिडी टिड्डी दल है और दूसरा है महकमा माल का टिड्डी दल। ऊपर से आएगी सब्सिडी तो वो खा जाएगा कौन? कार्टलाइजेशन, फर्टिलाइजर।
वो कहेंगे जी हम सस्ती खाद बीज देंगे, आवाम को कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाएंगे, एक दफा बात भी छोटी सी करेंगे 1-2 दिन के लिए नुमाइश के लिए, उसके बाद वो गायब कर देंगे, वो डबल गेट रेट पे मिलेगी। डॉक्टर साहब ऐसे ही है, 50 अरब हड़प कर लिया, सुन लें छोटी सी बात, 50 अरब हड़प कर लिया आम लोगों को समझाने के लिए। इमरान खान साहब ने कभी ज़राअत नहीं की, उनका नहीं है पेशा, वज़ीर आज़म से वो ठीक है, वो ज़मीनें तो बड़ी लीज पे जहांगीर तरीन ने ली हैं और बड़े लोगों ने ली हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ज़राअत जिनकी ज़मीन बेशक 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, या वो शोबा ज़राअत से वाबस्ता है, वो मुजारे की शक्ल में, वो ठेकेदार की शक्ल में। अब सुन लें, एक दिन में ये फसल बर्बाद कर मुझे उसामा साहब थोड़ी सी बात, अच्छा, डॉक्टर साहब इसी से आगे कंटिन्यू करें। दूसरा पोर्शन, दूसरा एक और है, सर्वे बनेंगे, 1,40,000 एकड़ कह दिया शहरी रहमान ने। महकमा माल जो है ना सिंध का और इधर पंजाब का भी अगर आ गया, वो कहेंगे नहीं ये 10 लाख एकड़ तो कम से कम हुआ है। जाली सर्वे बनेंगे डॉक्टर साहब, पैसे लेने के लिए, इधर से पैसे ऐसे निकलेंगे खजाने से, जाली सर्वे इधर से बनेंगे, उधर से 50 अरब वो खा गए, मर गया बीच में किसान। मैं आपको एक बात बड़ी अहम अलार्मिंग कोरोना के वाले से बता रहा हूँ, कोरोना डील भी हो रहा है पाकिस्तान में। मैं ये जो बात कर रहा हूँ रिकॉर्ड पे है, और पूरे हुकूमत पाकिस्तान को, इदारों को, हुकूमत पंजाब को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। कहेंगे मैं चीज़ें दिखा भी सकता हूँ, गिनवा भी सकता हूँ। हुआ क्या है, ये टिड्डी दल ने तो क्या है, लोगों के साथ वाकयात इंडिविजुअल तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं। महकमा माल के हुकाम की जानब से, पंजाब की जानब से जारी बात है क्या हुक्मनामा पटवारियों तक पहुंचा है। एक परफार्मा दिया गया है, परफार्मे के अंदर यह कहा गया है कि आपने अपने मौजाजात के अंदर, ये बात मैं कोई किसी ऐसी बात हवाई बात नहीं कर रहा, ये मैं जिस बंदे से पटवारियों से बात जिसने बताया है जो इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, उसने ये कहा कि हमें कहा गया कि अपने मौजाजात जो गांव देहात हैं वहां पे जब से ये कोरोना शुरू हुआ उस डेट से लेकर आज तक जितने लोगों की अमवात हुई हैं, ये बात जरा सुनने वाली है, जितने लोग फौत शुदगान हैं, ना उनकी उम्र लिखनी है आपने, ना काज ऑफ डेथ लिखनी है, ना उम्र, ना उनके वजह जो मौत है वो लिखनी है, और नाम उसका नाम लिखना है, सिर्फ लिखना है बच्चा बच्ची, उम्र उसकी बेशक ना लिखे, यानी मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन रखना है कि बंदा या बीबी है, बच्चा है या बच्ची है। ये हमें दादो शुमार बना के दें, इसका मतलब यह है कि हम कोरोना में डालने हैं ना, इसका क्या पर्पज हो सकता है, ताकि कोई साफी हमारे जैसा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अगर ढूंढना भी चाहे तो किसी घर पहुंच जाएगा, वो तो खुल जाएगा राज, वो कह ये हमारा लंग्स का मसला था, वो कहेगा मुझे दमा का मसला था, अस्थमा था, वो 70-80 साल उम्र थी, वो तो बेचारा आइसोलेशन में था, मुझे ये बताएं इसके अंदर क्या सुन इसका पर्पज क्या है, 25 लाख रुपया वो बंदों के नाम पे लेके जाली सर्वे पे लिया जाए। बाबर साहब कोई पॉलिसी नहीं है सर, ये पहले बताएं कितना खतरनाक हो सकता है, हम शहरों में बैठे हैं, क्या खुराक का बाकी आप कह सकते हैं, 25 लाख पर पर्सन के हवाले से उनका हमने पैसा निकालना, खर्चा मारना है। चलो इस पर दोबारा आ जाते हैं इस पर बाबर साहब, असल वाला कोरोना तो बचेगा, उसको तो मिलेगा नहीं। ये शहरों में खुराक का, देहातों में भी शहरों में खुराक का बहरान हो सकता है। आज हम सिर्फ आटे को कह रहे जी महंगा हो गया, खुदा न खास्ता वक्त आ सकता है कि मिले ही ना, गरीब आदमी के लिए। आपका सारा दारोमदारी एग्रीकल्चर पर है, आप एक ज़राई मुल्क हैं। मैं तो हैरान हूँ कि 6 महीने से ये टिड्डी दिल आया हुआ है और 6 महीने से यहाँ पर अटैक हुआ हुआ है। गवर्नमेंट सोई रही, गवर्नमेंट ने किया क्या? मेरा मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट जो थी वो सोई हुई थी, पंजाब गवर्नमेंट सोई हुई थी, आपका सारा साउथ पंजाब जो है वो इस टिड्डी दिल की जिद में है, आपका सेंट्रल पंजाब जो है वो कोरोना की जिद में है। हुकूमत क्या कर रही है कोरोना पे? गवर्नमेंट की, आप मुझे ये बताएं कि कोरोना पे गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी? कोई पॉलिसी आपकी समझ में आई है? यानी कि आज 2 महीने के बाद आपने पूरा पाकिस्तान खोल दिया, पूरा पंजाब खोल दिया और कोरोना अपने अरूज पर है। ये जो गवर्नमेंट के फिगर्स है ना सामा साहब, ये तो 10 दिन पुराने फिगर है, ये तो 10 दिन पुराने फिगर है इनके। आप आज आप टेस्ट दें, आज आप कोरोना का टेस्ट दें, 8 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आएगी। इनके 8 दिन के बाद तो आज का जो फिगर है वो तो 8 दिन के बाद आएगा। और कोरोना, अब तो मसला ये है, अब तो गवर्नमेंट के अस्पतालों में जगह ही नहीं है, वो तो कह रहे हैं घरों में क्वारंटाइन कर लें, हमारे पास तो जगह ही नहीं है। तो आपने जब इसको रोकना था उस वक्त आप कोई पॉलिसी कंक्रीट लेके नहीं आ सके।
अब वो फैल गया है, अब आपने खोल दिया, ये नहीं कि आपने कहा कि ये अल्लाह के वाले ही है, अल्लाह के रहमो करम पे ही है, हम कुछ नहीं कर सकते। यही हालात जो है ये टिड्डी दल के जेल और कोरोना दोनों अल्लाह के रहम पे। सुन ले, 50 अरब हम सब्सिडी दे रहे हैं टिड्डी दल के लिए। 2 जहाज रख लिए हमने, 50 अरब के जहाज आ सकते हैं, वो नहीं लेने हमने। 2 जहाज हम रखेंगे, एक जहाज कई जहाज आ सकते हैं। जहाज हम 2 रखेंगे सर ये कोई हमने पैसेंजर प्लेन नहीं लेना है, छोटा जहाज होता है। 2 जहाजों से हमने टिड्डी दल मारना है। अच्छा सारा कुछ पाक फौज पे डाला हुआ है। फखर इमाम साहब पाकिस्तान को फौज संभाल लेगी। फौज पाकिस्तान जो है उनके जहाज जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 50 अरब कार्डलाइजेशन को क्यों दे रहे हैं माफिया को? वो जहाज फौज ले, हुकूमत ले, वो टिड्डी दल रोक सकती है ना। पाकिस्तान के जो जहाज है वो स्प्रे कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो लगे हुए हैं, हाथ वो अपना पांव काम कर बांध रहे के हैं। 10-20 जहाजों से आप 50 अरब उन माफियाज को दे रहे हैं जो आवाम तक मुंतकिल नहीं होगा। चलिए अगली खबर, किसान तक, फार्मर तक नहीं होगा। बहरहाल आवाम तक तो फखर इमाम साहब कह रहे हैं अभी जून में आना है। अभी हालांकि कह रहे हैं, उनको टिड्डी दल ने बता दिया फखर अच्छा इमाम अभी साहब को जून में कि आना उन्होंने है। जून सुन में ले, मस्कत से, वो भी आइप मस्कत से क्रिएट आएगी। हो गई है, 50 अरब बढ़ जाएगा। जहाज नहीं लेना हमने जून में भी, आ भी रहा है, हमें पता भी चल रहा है कैसी बात है। जहाज नहीं लेना, वो कह रहे हैं ऐसे 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 टिड्डी दल मारेंगे। महकमा ज़राअत डिप्टी कमिश्नर और पाक ढोल फौज बजा के मार रहे हैं, मसाजिद में स्पीकरों के जरिए से मार रहे हैं। के मारेंगे तो वो ढोल बजा के 50 अरब माफिया खा जाएगा। जहाज 2 हम रखेंगे और फौज के ऊपर जून भी आ गया। कल साहब मजे की बात ये है, फौज के है, आप फौज को ये 50 अरब देना, एसेट्स आ जाएंगे, जहाज बन जाएंगे। पाकिस्तान का एहसास है फौज को यहाँ आपको पता है ना, मीडिया लिबरल मीडिया बड़ा वो कहते हैं जी फौज का तो आप नाम ना ले, फौज को चले रियासत मदीना में इमरान खान साहब ले रहे हैं, उस महकमे के लिए ले रहे हैं जहाज, लीज पे ले रहे हैं, किराए पे। सर अगली खबर है पंजाब हुकूमत। आप फिर तनकीद करेंगे पंजाब हुकूमत पर, उस्मान बुज़दार साहब पर। देखिए उन्होंने मंगवा ली हैं सबकी लिस्टें और ईद अब गुजर गई है। सर वुज़रा की कारकर्दगी की ईमानदार अब बिल्कुल बिल्कुल जो शॉर्ट चीज मंगाई जाती है ना। अच्छा वुज़रा की कारकर्दगी की लंबी लिस्ट के बजाय 2 साल की उनकी कारकर्दगी करता है ना। 2 साल की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है कि पहले भी साल की कारकर्दगी का जायजा इमरान खान साहब ने लिया, उन्होंने किफायतशारी दिखाई है, कितना उन्होंने गुड गवर्नेंस दिखाई है, इंतजामात कितने बेहतर किए हैं। मेरे ख्याल डॉक्टर साहब को लंबी लिस्ट पहले 10 दिन की। तो बाबर साहब से पहले बात बाबर साहब, आपने ये खबर ब्रेक की थी और ईद से काफी पहले आपने कह दिया कि ईद के बाद कुछ रद्दबदल होने वाली है, और मैंने भी 5 कह रहा है, थोड़ा सा कह रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो रद्दबदल होगा ये 30 जून के करीब जाके होगा। और बजट है ना, समझा के करीब जाके होगा बजट, प्रोविंशियल बजट आएगा, उसके बाद उसके फौरी बाद कैबिनेट में रीशफल होगा और एक और ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियों का एक बहुत बड़ा हल्ला आएगा। बस मैं तो ये ये वो वाहिद सूबा है जहां पर हर एवरी 3 महीने के बाद ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा तब्दीलियों का हल्ला, पूरी टीम बदल दी जाती है, मैनेजमेंट हर चीज सिवाय कप्तान उस्मान बुज़दार के। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या मसला है। उस्मान बुज़दार साहब जो है उनको कि वो 3 महीने से ज्यादा किसी सेक्रेटरी को टिकने नहीं। मसला उस्मान बुज़दार साहब को नहीं है सर, वो इमरान खान साहब जो ये कहते थे कि KPK में जो पुलिस मॉडल है, जो रोल मॉडल उन्होंने कहा था कि वहाँ पर IG इंडिपेंडेंट है और IG जो है वो सिर्फ कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। IG अपनी मर्जी से तबादले करता है। और इस दफा मैं आपको एक बात बताऊं, ये किसने कहा था? ये इमरान साहब देखे उनको इनोसेंट को पर उनको ना लगे। अब नहीं मैं आपको खबर दे दूं, सीख रहे हैं वो तो। अब मैं आपको खबर दे दूं कि पिछली दफा जो तबादले हुए थे वो हुए थे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठकर। जो उस वक्त मेजर आदम सुलेमान थे, उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने, उस्मान बुज़दार साहब ने, इन्होंने बैठकर सारी रिपोर्टों की रोशनी में तबादले किए थे। वो जो हम टीवी में भी जो उसको हम बताते भी नहीं। इस दफा चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का कोई रोल नहीं है पंजाब में तबादलों के हवाले से। अच्छा, IG ऑफिस का कोई रोल है। अच्छा, सारे तबादले जो डिस्कस हो रहे हैं, सारे जो तबादले होने हैं वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में डिस्कस हो रहे हैं और यहाँ से लिस्टें बनकर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जाएंगे कि आप इन लोगों को तब्दील कर। अच्छा, वो जो तबादले हो रहे हैं वाकई वो चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट ही है वाकई जहाँ से हो रहे हैं? बिल्कुल चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट। अच्छा, मतलब वाकई या वैसे ही ऐसे? वो एक टाइम था कि जब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से तबादले हुए थे,
इस दफा पंजाब में चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं, इस पे मैं तरदीद करता हूँ। इसमें मैं डॉक्टर साहब आपको डिनाई करता हूँ। ऑफिसर हैं, देखिए जो भी बड़े तगड़े ऑफिसर हैं वो आप जो उस्मान बुज़दार के बहुत करीब हैं। कुछ तो एक ऑफिसर ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनको तो लोग कहते हैं कि ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के। वो पॉलिटिकल फैसले भी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले वो इसलिए नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि प्रोफेशनली, और वो खुद भी तब्दील होंगे, वो खुद ताकि एक तो ज्यादा उनका भावता ना बढ़ जाए, एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये है कि खाम खा किसी के बारे में अच्छी बुरी हमें जिम्मेदार। लेकिन अच्छा खरल साहब, 5 वज़रा पर तलवार लटक रही है और बाबर डोगर साहब ने 30 जून की तारीख भी दे दी है। अच्छा वज़रा भी जा रहे हैं, रद्दोबदल हो रही है, नहीं जा जो नहीं रहे, नहीं आप आ सकते हैं, जाने वाला फिर एक रेला आ रहा है, एक और ज़लज़ला आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये नहीं रुकना मुझे लगता है पंजाब को, यहाँ पे जाने वाला सीन नहीं है कोई। हाँ, कलमदान तब्दील हो सकते हैं, ये अजाफी कुछ जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ये खरल साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। और एक रद्दोबदल का मतलब ये होगा कि कुछ के कलमदान मुताबिक जुस्सा, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में उर्फ आम में, आरे को हिसाब मुताबिक जुस्सा, क्योंकि अब 2 साल हो गए ना, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए। दूसरा ये है कि कारकर्दगी के पैमाना क्या है, साल और 2 साल का। वो जो पैमाना इमरान खान साहब का पैमाना नहीं है, पैमाना को और है ना, बुज़दार साहब का पैमाना है, पैमाना कहीं और। कारकर्दगी का कारकर्दगी की डेफिनेशन सर, एक बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा है, मुझे एक बात बताएं, काम आप किसको निकाल रहे हैं? कारकर्दगी का पैमाना आपने क्या, आप डिलीवरी को कह रहे हैं। एक तरफ कोरोना मार रहा है, दूसरी तरफ टिड्डी दिल मार रहा है। हालात ये हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम महकमों के जितने भी पैसे थे, डेवलपमेंट के फंड थे, वो सारे वापस ले लिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये सारे पैसे हमें वापस करें, हमने तनख्वाहें देनी है। यहाँ तक कि कुछ महकमों ने कहा कि जनाब हमारे पास तो बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है। उन्होंने कहा जी हमारे पास भी कोई पैसे नहीं। हुकूमत अपनी है, कह देंगे लस को क्या। अब मुझे एक बात बताएं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा कोई नहीं है, पैसा कहते हैं जी हमने सारा कोरोना पे खर्च कर दिया। किधर हुआ कर खरल साहब, ये तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जब मैंने पूछा जी कि पैसा गया कहाँ, वो तो सारा कोरोना पे खर्च कर दिया। मैंने आपको वो हमने क्वारंटाइन सेंटर बना दिए, हमने ना बस मंगवा ली। सुन लीजिए, देखिए इतने बेवकूफ वो भी नहीं है। बुज़दार साहब तो अभी सीख रहे हैं ना, उनको तो हम मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन जो नीचे गुर्गे हैं महकमा माल के, पटवारी से लेकर ऊपर तक, और बाकी जो इंतजामिया के लोग हैं, वो तो सीखे हुए ना। क्या हुआ है अब 50 अरब रुपया, मैं नहीं कह रहा, फ़खर इमाम साहब कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं जी, ऐसे ही, यानी इसका मतलब डिसाइड हो चुका है जी। खुद से बयान इतना बड़ा, 50 अरब रुपया तो जेबों में चला गया, किसके? वो माफिया की। डॉक्टर साहब और गाल करो, चला गया माफिया की जेबों में। और शुक्र करके जाली खबरें भी हम मेरे ख्याल चलवा सकते हैं, हाइप भी क्रिएट करा सकते हैं कि 100 अरब हो जाए। नंबर 1, वो खुद कह रहे हैं कि जून में आ रहा है, जून में आ रहा है टिड्डी दिल। उसके बावजूद वो ये नहीं कह रहे कि 50 अरब के हम जहाज ले लें या किराए पे ले लें। जहाज 1 अरब के मिल सकते हैं ना डॉक्टर साहब, स्प्रे हो सकता है, 49 अरब बच सकता है। पहले ये नहीं कहते हैं कि तबाह करो चीज़ों को, किसान को मारो, तबाह करो। वो अल्लाह की तरह से ले आ जाए, ठीक है, अल्लाह तो बता रहे हैं। जब मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि जून में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? फौज के ऊपर ब्लेम करेंगे? फौज जो है वो सारा मतलब मजाक, फौज जंगे लड़े, फौज टिड्डी दिल से लड़े, मजाक वाली बात है ना। कोरोना से आगे ब्लेम सुन ले, कोरोना। अब मामला क्या है कि एक तरफ हम जो कह रहे हैं कोरोना पे पैसा खर्च, इस डॉक्टर साहब पे आ जाती हूँ बात। कोरोना पे आपने जो पैसा खर्च किया है वो जरा तफसील तो बता दो। 80 करोड़ रुपया। अच्छा, मुझे नहीं पता 80 करोड़ रुपया। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं जहाँ पे सेंट्री वर्कर होते हैं, डॉक्टर नहीं होते, उसको छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि महकमा माल ने जो दादे शुमार इकट्ठे कराए, आपको इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो सादे नहीं है। उन्होंने इसलिए कहा है कि ऊपर से नीचे तक हिस्सा जाना बराबर। अब मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ तक जाता है, मैं रिपोर्ट ला रहा हूँ। और हता के साफी हमारे जैसे अब कहाँ ढूंढेंगे? फिगर है ना डॉक्टर साहब कि पंजाब में इतना कोरोना हो गया, इतने जनरलाइज आएगा ना, जिला वाइज रिपोर्ट आ गई कि ननकाना से इतना, शेखपुरा से इतना, कसूर से इतना। मेरी बात सुनिए, उन्होंने बनवाई ऐसा डाटा, डाटा ऐसा बनवाने का पर्पस क्या हो सकता है? दादोशुमार तो गवर्नमेंट जारी कर रही है। वो डॉक्टर साहब बात सुने, मेरी बात को आप बात समझें बात जरा। वो कहते हैं कोरोना जब से शुरू हुआ, बात समझें मेरी बात को, आप समझ नहीं आई। आप मेरा जब कोरोना जब आया है उस वक्त से लेकर आज तक सुन ले, करना क्या आपने? यानी आपने मौजाजात में पटवारियों का आ गया, ऊपर से आया होगा ना हुक्म, आपने कलेक्शन क्या करनी है जितनी अमवात हुई हैं। अच्छा, ये उस बंदे का नाम नहीं आपने लिखना, सिर्फ बताना है बंदा है या बीबी है, और काज ऑफ डेथ जो है वो छोड़ देना ना खाना।
कैसे मरा है वो आपको लिखने की अब जरूरत देख नहीं लेते हैं, हो सकता है वो आपकी बात सुनकर अब ये करें कि जी सर, टोटल मेरी डेथ्स बात इतनी नहीं है कि और टोटल डेथ का क्या है, उनमें से इतने नहीं, लोग नहीं, जो सर, कोरोना से वो- हुए हैं। ये भी हो सकता और है। आसान डाटा लिया इतने जाता लोग है। जहां आप में- 10 लाख बंदे से तमाम गवर्नमेंट्स एक रोजाना की बुनियाद पर बता रही हैं कि आज इतनी डेथ्स हुई हैं, आज इतनी डॉक्टर deaths साहब हुई हैं, पंजाब में सारे उल्टा सर्वे चल रहा है इकट्ठा ना, किया जाता है। ये जारी हुए हैं दादोशुमार, इसमें तो लाखों लोग आ सकते हैं, हजारों आ सकते हैं, वो यहाँ ये पे भी तो हो सैकड़ों और हजारों में आपकी बात दुरुस्त हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन। डॉक्टर उसामा साहब मुझे बात समझे, नहीं, मैं कि समझ गया 10 आपकी लाख बात। बंदे का डाटा इकट्ठा करके तो आप जब 10, 100 या 500 लोग हैं सर, तो आप 500 को इकट्ठा करेंगे ना। अच्छा, इसका चलो, मतलब बुज़रा- है आप बुज़रा mix पर कर देंगे, आप बुज़रा बुज़रा पर आए, बुज़रा पर बुज़रा break की का वक्त हो गया, कारकर्दगी सर, के break, पैमाना ये कि कुछ खास लोगों को जो ज्यादा अच्छा जिन्होंने डिलीवर किया, सर्व किया है, अच्छी उनकी खुशनुदी हासिल की है, अच्छा। उनको अच्छे अच्छे कलमदान मिल जाएंगे, और ठीक है, जिन्होंने चलिए। उनको सर्विसेज सर, नहीं की, अपडेट्स का आवाम की वक्त हो बात गया, नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, उनके अपडेट्स शायद का वक्त हो कलमदान गया, और कम हो जाएं। ब्रेक के और बाद एक मिलेंगे वज़ीर नया आ तो जाए। बात करेंगे तैयारा हादसा रिपोर्ट की, लेकिन लोग अब भी परेशान हैं, ये डीएनए टेस्टिंग इतनी देर क्यों? ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। पीआईए तैयारा हादसा पाकिस्तान की तारीख का एक और बड़ा सानहा, लेकिन अब मसला ये पैदा हो गया है कि इसकी रिपोर्ट के बारे में कहा तो ये जा रहा है कि 22 जून को आएगी, लेकिन इसके साथ एक बड़ा बयान फैसल ईदी साहब के सामने आ गया है कि वर्षा को जो लाशें दी गई हैं कई गलत तरीके से चली गई, यानी वो उनकी प्यारों की मैयतें थी नहीं जो जिस ख़ानदान को चली गई। तो बाबर डोगर साहब, ये तो एक अजीब बात है कि यानी डीएनए टेस्टिंग आप इतनी देर लगा देते हैं कि लोग परेशान होते हैं, कहते हैं चले हमें सब्र आ जाएगा, हमें कुछ तो जिस्म मिल जाएगा किसी का, तो हम वो चले वही दफना के अपने दिल को एक सब्र दे देंगे कि चले हमें मिल गई दिलाज। ये इतना डिले क्यों होता है हमारे यहाँ? कोई निज़ाम नहीं बनाया गया। अभी एक सोशल मीडिया पर एक खातून की भी वीडियो वायरल हुई, बेचारी रो रही थी, इमरान खान से अपील कर रही थी कि यहाँ कोई महकमा नहीं जो उनको बता दे कि जी बीबी इतने दिन लगेंगे, इस दिन आकर हम आपको कंफर्म कर देंगे कि कौन सी डेड बॉडी जो है आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स की है। इवन उसामा साहब यहाँ पे जो खालिद शेरदिल जिनकी डेथ हुई है तैयारा हादसा में, उनकी जो बेवा हैं उन्होंने भी एक अपील की थी कि जनाब यहाँ पर जो ताकतवर लोग हैं, जो तगड़े लोग हैं, वो तो मैनेज करके अपनी डेड बॉडीज़ को लेके जा रहे हैं, लेकिन जो बेचारे कमज़ोर हैं, जो जिनके पास इस्तात नहीं है, हालांकि ख़ुद उनके भाई भी ब्यूरोक्रेट थे, उनके वालिद चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ताकतवर लोग जो हैं, वो उनकी बेवा ये कह रही है कि ताकतवर जो लोग हैं वो मैनेज करके इन्फ्लुएंस करके अपनी डेड बॉडीज़ को ले गए हैं, और जो कमज़ोर हैं वो उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं उनको अभी तक कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा। इवन इतने बड़े हादसे में जिससे पूरी कौम जिसकी वजह से अफसरदा है, जिसकी वजह से पूरी कौम खौफजदा है कि ये इस तरह भी हो सकता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 97 कीमती लोग जो है स्थान में कीमती जाने गई, वहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वहाँ पर भी ये इल्ज़ाम आ रहा है कि अमीर का पाकिस्तान कोई और है, गरीब का पाकिस्तान कोई और है। वो बेचारा जो गरीब था, वो बेचारा जो कमज़ोर था, उनकी डेड बॉडीज़ अभी तक उनकी फैमिलीज़ के हवाले नहीं की गई, और वो जो तगड़े लोग थे, जो मजबूत लोग थे, उन्होंने किसी न किसी तरीके से फौरी तौर पर डीएनए करवाए और अपनी बॉडीज़ को ले गए। तो उसामा साहब, ये तो अब इमरान खान साहब को ये इशू देखना चाहिए, वो जो रिपोर्ट पब्लिक करने की बात करें, बाकी बातें करें, यहाँ पर तो ये हालात हैं कि डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए भी लोगों ने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया, और वो बेचारे जिनका इन्फ्लुएंस नहीं था, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं था, जिनके पास इक़्तिदार नहीं था, वो आज भी सब्र करके बैठे हुए हैं कि कब डीएनए होगा, कब उनको डेड बॉडी मिलेगी। और डीएनए का वो प्रोसीजर जो है, वो जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है, पहले वो 6 दिन कुछ कहा और गया कह था। रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं, फिर यहाँ पर एक और डॉक्टर हैं, वो डेंटल की बात कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री कह रही है कि ये जो दांतों के पहले तो डीएनए वैसे का ना तो माजरत के साथ काम डॉक्टर तो साहब, 50 साल पुराना है। डीएनए वो- टेस्ट का एक तमाशा लगा रहे हैं पाकिस्तान में। पहले बताएं क्या डीएनए बैंक है हमारे पास, डाटा बैंक है, तो वो तो फिर फैमिली ज़ाहिर है, family से लेकर किसी के भाई का लिया जाता है, किसी के क्या इसके लिए को आपको सालों जो पैसे लग सकते हैं? जिस तरह नादरा आपने कंपल्शन कर दिया है
उसी के साथ आप डीएनए बना दें। सवाल सवाल ये है के साथ 1 सेकंड में हो सकता है। अगर 12 करोड़ सिम 1 2 4 दिन के अंदर सड़कों पे रख के मोबाइल कंपनियों वाले फ्रेंचाइज वाले कर लेते हैं, हर बंदा अपने नाम पे करा लेता है, तो क्या डीएनए बैंक नहीं बन सकता? ये जो हम तमाशा लगाते हैं कि खुदकुश हमलावर के जनाब अंगूठा मिल गया, अब उसके तो आइडेंटिफाई ही नहीं ना। तो हमारे पास 22 करोड़ आवाम का डाटा होगा और उसमें अफगानिस्तान अलग है, बाकी लोग बाहर के अलग हैं। मतलब मैं अफगानिस्तान स्पेसिफिक नहीं कर रहा, गैर मुल्की है, उस वक्त ताजी का सुन ले। तो ये एक दिन के लिए तमाम जिलों का हर बंदे को मैंडेटरी कर दें कि 2 दिन के अंदर जो बंदा डीएनए नहीं कराएगा वो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा। जब भी आपका आईडी कार्ड बन रहा है नहीं, हर तरीके से बच्चा पैदा हो हर जगह पे रख दे, डीएनए बैंक डेवलप हो जाएगा, तो उसी पर उसमें ढूंढने की जरूरत है। अच्छा, इसमें अहम बात साहब ने कहा है, आप डोगर साहब जो बात कर रहे हैं, पहले भी हादसे हुए हैं, अब तक हैरानी की बात है इस हादसे के बाद उनको भी ये पता चला कि जी पहले जितने हादसे ये अगर ये कहेंगे पब्लिक नहीं चले, उन्होंने कहा है कि तो इमरान खान साहब इस बात पे हैरानगी का इजहार क्यों नहीं कर रहे कि अभी रिपोर्ट आई नहीं और सिविल एविएशन ने और पीआई ने उन्होंने उनके अपने मिनिस्टर ने सारा जो मलबा है वो उस बंदे पे डाल दिया जो अपने को आपको डिफेंड करने के लिए है ही नहीं है। उस बेचारे पायलट पे सारा मलबा डाल दिया गया है कि जनाब ये जिम्मेदार था, जहाज जब लैंड कर रहा था उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और उसके बाद बताया नहीं जो लैंडिंग गियर जो थे वो नहीं खोले गए। कंट्रोल ने अगर उसको कहा होगा तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अगर उसकी स्पीड ज्यादा थी तो वो शहीद भी पायलट हो गया, तो यही ब्लैक बॉक्स बोलता है ना। तो वो एयर कंट्रोल ट्रैफिक ने अगर तो उसको कहा था कि आपकी स्पीड ज्यादा आप कम करें तो फिर तो पायलट आपकी इस बात से मैं आपकी इस बात से भी एग्री करता हूँ कि अगर जो उसका वॉइस बॉक्स है अगर वहां पर बात रिकॉर्ड हो रही है तो फिर एयर टावर पे भी रिकॉर्डिंग का कोई ना कोई सिस्टम वो है, कोई ना कोई नहीं जहाज है, तो उसको कंसल्ट कर लिया जाए, उसको कंसल्ट कर लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पायलट की और कंट्रोल टावर की क्या कम्युनिकेशन हुई, क्यों लैंडिंग गियर जो है 12 अक्टूबर 99 की तमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पब्लिक की मेरी किताब छपी हुई है, रायबंद सारी सुप्रीम कोर्ट में भेजी, उसमें एक एक चीज साथ है। अब मामला क्या होगा सुन ले, वो कहेंगे जी ब्लैक बॉक्स वहां पे गया है, डी कोड हो रहा है, लोग भूल जाएंगे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे है। अगली बात आ गई, ये कहानी है। अच्छा, एक चीज डोगर साहब जो आप बदइंतजामी नहीं है, सुन ले, अभी डोगर साहब कह रहे हैं लाशों के हवाले से, देखिए यहाँ पे लाशों पे भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। मामला ये है कि मैं डोगर साहब माजरत के साथ ये जो सरबराह फैसल ईदी साहब हैं जो ईदी फाउंडेशन के, उनका एक बयान है, मुझे बड़ा दुख हुआ है, अफसोस हुआ है। मैं छोटा सा कोट कर दूं, आपने जो बात की है, उन्होंने एक प्रोग्राम में जो इंकशाफ किया, मैं उन्हीं की बात करता हूँ। उनका मुतद्दद बुरसा को मुतद्दद का वर्ड किया, गलत लाशें उनके हवाले कर दी गई, बुरसा का नाम नहीं है, किसकी की है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने फरमाया है कि 2 दिन तक गैर साइंसी बुनियादों पर लाशें हवाले करने से मसाइल पैदा हो सकते हैं, उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा। फिर उन्होंने कहा कि स्क्वाड्रन लीडर ज़ैनुल आरफ की मैयत के 2 खानदान दावेदार हैं, जबकि 1 लाश पर पड़ी चादर तब्दील होने से सीरियल नंबर तब्दील हो गया। आप बात समझे, मुतासरा फैमिली ने डीएनए टेस्टिंग के बावजूद डेड बॉडी लेने से इनकार किया। यहाँ पे बहुत सारे तजाद हैं, मुतअद्दिद लाशें गलत हैं, ऊपर से कह रहे हैं डीएनए होने के बावजूद वो लाश ले नहीं रहे, सीरियल नंबर टैग का तो इशू ही नहीं है, चादर इधर से उधर रख दी, उधर से उधर रख दी। अब मामला बात आप आइडेंटिफाई नहीं, डॉक्टर साहब डीएनए हो गया ना, तो चादर का तो इशू खत्म हो गया, सीरियल टैग तो खत्म हो गया। जब डीएनए की रिपोर्ट आ गई है, वो कंफर्म कर रही है कि ये बॉडी इसकी फैमिली की है, वो कहते हम नहीं लेते। नहीं मैं बात मैं नहीं कर रहा, डीएनए का जो नंबर है वो तो किसी ना किसी चादर पे ही होगा ना। डॉक्टर साहब अक्सर गलत लग जाते हैं, मैं और आप लैब में टेस्ट देते हैं, आपने अक्सर नाम के तो टैग किया होगा ना कि ये बॉडी का डीएनए ये मिला और ये डीएनए का इशू है। बात समझे जरा, वो चादर का इशू है, टैग मैं बताता हूँ। मैं आपको मैं अपनी वालदा का टेस्ट कराता हूँ, अक्सर वो शौकत खाना में गलत नाम लिख देते हैं, आपके नंबर अक्सर वो गलत नंबर लग जाती है, और अक्सर ही मेरे साथ तो होता है, बाकी के साथ होता नहीं है। स्पेलिंग गलती लिख देंगे, इधर से उधर हो जाता है, गलती हो सकती है ना, ह्यूमन एरर है। यहाँ पे वो कह रहे हैं डीएनए, इसका मतलब यह है कि चादर का इशू खत्म हो गया, कि उस बॉडी का डीएनए हो गया, मैच हो गया, मैच हो गया, कहते हैं वही थी वो। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो फिर हटदर्मी है ये नहीं। अच्छा, दूसरी बात, वो कह रहे हैं मुतअद्दिद बुरसा ने लाशें गलत हवाले की है, एक बुरसा सामने नहीं आया जिनका डीएनए होने के बावजूद वो ले नहीं रहे। डॉक्टर साहब हमें ये भी देखना चाहिए, हमें भी बैठ के
और ईदी साहब जो एक ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं, ये चीज़ें इस तरह इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे के, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे के आपको एक क्या प्रूफ है? ईदी साहब आप ये मुझे बताएं, आपने इतनी बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रही है, मुतद्दद बुरसा को गलत लाशें वाले की गई हैं, आप एक लिस्ट फरमाएं, बुरसा का बताएं कि ये बुरसा उनको गलत और इनको इनकी दी है, इनको इनकी दे दी है, फिर तो हम माने। फिर आप खुद कह रहे हैं कि डीएनए के बावजूद आपका डीएनए तो हो गया है, अब लोग नहीं लाश ले रहे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है डॉक्टर साहब। तो हम बैठ के एक जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ बैठ के हम तो सबूत के साथ बात मेरा सिर्फ ये मैं ईदी साहब का बयान कोट कर, उसके अंदर कंट्राडिक्शन है। मैं इसलिए अफसोस, जब आप डीएनए करते हैं तो कोई ना कोई इसका कोड तो होगा ना। आप डीएनए का कोई कोड नहीं होता। डीएनए आपका बाल कोई चीज जिस्म का उसको मैच किया जाता है कि उसामा साहब की फैमिली का बंदा है, मेरी फैमिली का बंदा है, आपकी उसका कोड का कोई तल्लुक नहीं डीएनए का। डीएनए आपका कान बाल कोई चीज जिस्म का कोई भी। मेरी बात ये एक डेड बॉडी है, इसका डीएनए हो गया तो आप इसको कोई ना कोई नंबर तो देंगे ना। नंबर आप उस चादर के साथ टैग कर दिया नंबर में और अगर वो चादर ही चेंज हो गई तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बॉडी का ये डीएनए? अच्छा चादर पे लिखा है 10 नंबर, नीचे अनवर नामी, ठीक है, चादर पे अनवर और अनवर अगर चादर चेंज होगी तो क्या डीएनए कहाँ से निकालेंगे? तो अनवर ही आएगा ना, जब अनवर है तो कैसे पता चलेगा? अर्शद का कोड चादर आ जाएगी गलती से। समेटते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। मैं आम सैम समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब के वारंट जारी होते हैं और जरदारी साहब को एक छूट मिलती है, लेकिन किस तरह से चीजें एक दूसरे को देते रहे, ये क्या हो रहा था? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। तोशाखाना केस है जी, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया जरदारी साहब को और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। अब ये केस ये है कि गाड़ियाँ थीं, सरकारी तौर पर गाड़ियाँ मिलती हैं इन तोहफे में, कोई यानी सदर है, वज़ीर आज़म है, तो कोई दूसरा मुल्क उसको तोहफे में गाड़ी देता है। गाड़ियाँ ही थी इसमें, वैसे और भी चीज़ें मिलती हैं, हार भी मिला था, वो भी गायब हो गया था। वो गाड़ियाँ क्या हुआ कि उनकी कोई 10% 15% कीमत दी गई, वो भी कहाँ से? जाली अकाउंट से दी गई, और अनवर मजीद साहब ने, वही ओमनी ग्रुप वाले, और वो गाड़ियाँ किसके पास चली गई? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने दे दी, जरदारी साहब को दे दी और मियाँ नवाज शरीफ साहब को दे दी। अब बाबर डोगर साहब मुझे ये समझाएं कि ये तो बड़े खिलाफ थे। 2008 में मियां नवाज शरीफ साहब के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था और उस वक्त इनकी शदीद लड़ाई थी आपस में। नून लीग कहती थी इन्होंने तबाह कर दिया पीपल्स पार्टी ने मुल्क, ये करप्शन करते हैं और जनाब इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा मुल्क का। लेकिन जरदारी साहब से उस वक्त गाड़ी मियां नवाज शरीफ साहब को काबिल कबूल थी, ये क्यों? और जरदारी साहब तो चले फिर उन्हीं की पार्टी। छोटा सा मैं लुकमा दे रहा हूं, अभी तो इमरान खान साहब की हुकूमत है ना, वो तो भाई भाई थे, नवाज जरदारी या उनका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहते हो अमलन जो है। अब तो इमरान खान साहब की हुकूमत है और माशाल्लाह 2 साल धूम धड़क्के से हुकूमत उन्होंने कर ली है, मरकज़ में भी और 3 सूबों में भी। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी 2 सूबों में, आलमोस्ट एक में तो बहुत ज़्यादा है ना, KPK में इधर भी है और तीसरे सूबे में भी। उनको किसने रोका हो? नहीं, मुझे आप पिछलों पर ब्लेम गेम ना करें। रियासत मदीना वाले, रूथलेस अकाउंटेबिलिटी वाले, आप नवाज जरदारी तो ठीक है, चोर थे, डाकू थे, मान लेते। अभी तो माशाल्लाह एक हुक्मरान है रियासत मदीना के, रूल ऑफ लॉ सब के लिए। अभी आपने कहानी क्या सुनाई है कि गिलानी साहब को क्या, डोगर साहब, मैं सिर्फ आपसे फिक्र ऊपर डोगर साहब को टर्न दे दीजिए। गिलानी साहब क्या कि नहीं, गिलानी साहब की गिरफ्तारी से क्या हो गया? रोक दिया, कहानी खत्म हो गई। सर वो तो अदालत ने, नहीं अदालत के ऊपर ना, जब केस ही कमजोर, अदालत के ऊपर आप रखिए, ये तो बड़ा आसान बात है। मतलब बाकी सारे केसों में अदालत मुल्ज़म जो जेलों में अदालतों ने अंदर डके हुए, नहीं उनको अदालत कहती पकड़ के ले आओ, घसीट के ले आओ, पकड़ लो, अंदर डाल दो, ऐसे ही है डॉक्टर साहब। दूसरे किन से का नाम लिया आपने साहब का? जरदारी साहब, उनके बारे में क्या हो? वो तो बीमार हैं, वो नहीं आ सकते। अच्छा, तो उसमें भी अदालत ने कह दिया, नहीं उसमें भी अदालत पे डाल दें आप। मतलब बात ये है कि बाकी लोग बीमार, डॉक्टर साहब थानों में क्या हाल होता है, लोगों की बहनों को, बेटियों को जहेज का सामान उठा लिया जाता है और उनके साथ जो इबरतनाक जो सलूक किया जाता है, थाना में उल्टा लटका दिया, 10 रुपए की चोरी कर ले, घर की मिला। अच्छा, मुझे इस रवैये का तीसरा क्या है, के लिए लंदन भेज दिया जाता है, आप जेल में भेजने की बात कर रहे हैं। इसके बारे में नवाज समोसा खाना जो है ना, मेरे काम पाक गए, मैं इस पे नहीं बोल सकता। ये एक तमाशा है, ये टोपी ड्रामा है। डॉक्टर साहब बात करें, कल को ये भी होगा कि क्या है, अभी तो इमरान खान साहब की हुकूमत 2 साल माशाल्लाह, और ऑनरेबल जस्टिस जवेद इकबाल साहब
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी रहे हैं, वो चेयरमैन नैब हैं, एक से अदालत ने रोका है ना। बाकी नवाज शरीफ को तोशा खाना में पकड़ने से या उनके बारे में केस बना क्या, अभी केस है क्या? सर गाड़ी उन्होंने ली है, सरकार किधर है गाड़ी? माल की गाड़ी थी, किधर है गाड़ी? है किधर? कवर हो गई है, प्ली बार्गेन हो गई है, गाड़ी आ गई वापस। लेकिन वो भी रवैये का बता दें बाबर साहब, आम आदमी मुझे बताएं, सरकारी घर भी अपनी मिल्कियत कर जाए। 1 करोड़ रुपए का घर है, आप 1 करोड़ रुपया आप गाड़ी को रो रहे हैं और यहाँ पे अरबों रुपए की करप्शन के चार्जेस, मुझे ये बता दें, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, बाहर उनके बच्चे बैठे हुए हैं। आप अच्छा मजे की बात ये, आप उनके बच्चों को तो नहीं ला सके, वो प्रॉपर्टीज तो नहीं ला सके। हाँ, आप अलबत्ता आपने ये जरूर किया कि आपने मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवा दिया और शहबाज शरीफ को बाहर को भिजवा दिया, खुद वापस आ गए। सबको भिजवा दिया, रहमान साहब को फूलों की तरह रखा है, शहबाज शरीफ साहब को बाहर रखा है। वज़ीर आज़म है, ये जाते हुए जितनी इनको गाड़ियां जो जो कुछ मिल रहा है ये साथ ले जाएं और हम कहें जी कोई कुछ नहीं कर सकता। गए हैं भाई, उन्होंने रखा क्या इधर, लूटने के लिए आते हैं। मुझे एक बात बताओ समझ, ये गवर्नमेंट अभी ले जाएंगे, किसने रोका? ये निकलवा ले उनसे गाड़ियां, क्यों नहीं निकलवा? डॉक्टर साहब मुझे ये तो बताएं, प्रॉपर कानून के तहत निकलवानी है, जो थी वो तो ऑक्शन की, मजाक उड़ा। कानून के चोरी हुई जी, कानून के तहत किसने निकलवानी है? डाकू से माल बरामद हो, यूसुफ रजा गिलानी से बरामद हुआ, डॉक्टर साहब बात आम फैम लोगों को बताएं। एक डाकू है, चोरी करता है, और ये तो बड़ा बड़ा डाका है, उनकी बेगम ने वो भी हार छीन लिया, इतना गंद किया, जो उससे हार बरामद हो जाए उसके खिलाफ क्या होती है? पर्चा बनता है, एफआईआर, गिरफ्तारी होती है, रिमांड होता है, उसमें क्या हुआ? उन्होंने कहा हमने पैसे, और रंगे हाथों पकड़ा गया एक डाकू, चोरी, और वो भी बाद में इतना बड़ा डाका कि यानी मुल्क के दूसरे, और कितना बदनामी हुई। एक तो मुंह पे कालक बनेगी हमारे मुल्क पे, आगे तो हुक्मरान सोचेंगे पहले। बुर्दवान की अहलिया ने अभी सिर्फ ये कई तोहफे ऐसे होते हैं, मसलन के कोई सऊदी अरब के ये गुड जेस्चर एक तोहफा, उन्होंने आपको कोई तोहफा दे दिया, कोई आपको कोई तलवार दे दी, कोई भी आगे से नहीं देंगे इस तरह की, वो नहीं खरीदा, वो चीज एक और होती है। एक कीमती हार था, पर्पस क्या था? नहीं, तुर्की की उनकी खातून अव्वल आई, उन्होंने सिलाब ज़दगान सैक्रिफाइस मदद के लिए, सैक्रिफाइस देखे, मदद के लिए, और इससे बड़ा डाका हो सकता है नहीं किया उनकी वाइफ को। उन्होंने कहा ये मैं इतना सैक्रिफाइस करती हूँ वो मुल्क की, और हमारे मुल्क की सुनने वाले क्या, उन्होंने कहा कोई गल नहीं, काबू कर लो। वो एफआई को उन्होंने दिया नहीं पैसे, वो जब हमने शोर मीडिया में मचाया ये तो रंगिया तो गिफ्ट नहीं पकड़ा गया, रात के तरीके में जाके जमा कराया। जैसे गिफ्ट मिल जाते हैं, वो आते हैं, वो आपको प्रेसिडेंट को गिफ्ट कर गए, प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट कर गए। मुझे ये बताएं, इस तरह से डॉक्टर साहब, छोटी सी बात आपसे सवाल है मेरा, शकील रहमान से टेस्ट का आप रोज डोनर होते हैं, क्या सारी रिपोर्टें उनकी ठीक हैं? आधी हैं, सारी हैं, सब ठीक है। इतने जो कि जेलों में हवालाती या कैदी, क्योंकि इनका स्टेटस अभी हवालाती का है, 1000 हाँ होंगे जिनकी इससे तो अच्छी रिपोर्टें काम नहीं होंगी। उनको ये वीवीआईपी सहूलियात जो मिल रही हैं, बाबर साहब वो डाटा लेकर आए थे, हुकूमत तो नहीं है, बाबर साहब सरकारी की हुकूमत तो नहीं है, आप नाम लेकर आए थे, दर्जनों थे जो डेथ बेड पर हैं, सुन तो लो, जिनके डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनके बचने का कोई चांस नहीं है। ऐसे हैं जो जेलों में बीमार पड़े हुए हैं, उनको अस्पताल नहीं लेके जाया जा रहा, और यहाँ पर ये लाता है कि चेयरमैन नैब उनको फूलों का गुलदस्ता वीवीआईपी रूम में पहुंचा रहे हैं। मेरे को नहीं नजर आ रहा कि ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, गुलदस्ता पहुंचा या नहीं पहुंचा, कहाँ का मुलाकात, कानून के धज्जियां उड़ा दे, कोई क्यों हो रही, कैसे हो रही, कई साल गुजर गए, गार्ड को भी कुछ नहीं हो सका। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।